स्वागत है आप सभी का फिर से। हम बात कर रहे थे भाषा शिक्षण के कौशलों की और एक कौशल श्रवण कौशल पर हमने कल चर्चा की। आज हम कौशल की प्रक्रिया में दूसरे चरण की बात करेंगे जो श्रवण कौशल पर आधारित और भाषा की प्रक्रिया में अभिव्यक्ति के संदर्भ में पहला कौशल माना जाता है, जिसे हम कहते हैं उच्चारण कौशल, जो बोलना क्रिया से संबंधित है। जिस प्रकार श्रवण भाषा सीखने का प्रमुख आधार है, ठीक उसी प्रकार उच्चारण अभिव्यक्ति का प्रमुख आधार है। बालक का अथवा व्यक्ति का उच्चारण कौशल उसकी अभिव्यक्ति को सशक्त और प्रभावी बनाता है तथा बालक को एक प्रखर वक्ता बनाता है। तो आइए बात शुरू करते हैं हमारे दूसरे कौशल उच्चारण कौशल की। उच्चारण देखिए, उच्चारण यह भाषा कौशल का दूसरा चरण है और पहला चरण सुनना है। सुनना और सुनकर बोलना यह भाषा सीखने की प्रक्रिया है। तो जैसा हमने भाषा की विशेषताओं में बात की थी कि भाषा सीखना अनुकरण से ही संभव है। जब अनुकरण जो किया जा रहा है तो वास्तविक जो अनुकरण है भाषा के संदर्भ में वह बोलना ही है। अनुकरण का अर्थ है कि जैसा किया गया है उसके अनुरूप, जैसा किया गया है ठीक वैसा ही किया जाए। तो जो श्रवण है उससे तो बालक यह सीखता है कि बोलना कैसे है, पर वास्तव में बोलता कब है? उस उच्चारण की प्रक्रिया में। अर्थात वास्तविक जो अनुकरण हो रहा है भाषा अर्जन की प्रक्रिया में, वह वास्तविक अर्जन क्या है? उच्चारण है, बोलना है। यह भी प्राचीन शिक्षण कौशल है। प्राचीन कौशल होने का अर्थ है कि आरंभ में जो शिक्षा दी जाती थी वह मौखिक रूप में अधिक थी। लिखित प्रक्रिया उसमें अत्यंत सीमित होती थी या प्राय नहीं होती थी। विशेषकर जो गुरुकुल परंपरा थी वहां शिक्षक बोलते थे, विद्यार्थी उसे सुनते थे और बार बार दोहरा कर, बार बार बोलकर उसका अनुकरण करते और उसे याद करते थे। अब यहां जब हम उच्चारण की बात करते हैं, भाषा के संदर्भ में बात करते हैं, भाषा के कौशल के संदर्भ में उच्चारण की बात करें तो केवल बोलना ही उच्चारण नहीं है। वहां उच्चारण में बहुत सारे तत्व सम्मिलित रहते हैं। जैसे सामान्य संदर्भ में बात करें तो उच्चारण का अर्थ है शुद्ध एवं सर्वमान्य उच्चारण। सर्वमान्य का अर्थ कि किसी शब्द का उच्चारण जिस प्रकार भाषा में किया जाता है, जिस उच्चारण को सभी लोग मानते हैं, सभी लोग से अर्थ है वह व्याकरण सम्मत हो, व्याकरण के नियमों के अनुरूप हो, ऐसा उच्चारण होना चाहिए। यह तो उच्चारण की पहली प्रक्रिया है कि शुद्ध हो, सर्वमान्य हो, स्पष्ट हो। अब दूसरी चीज जो इसमें होनी चाहिए कि उच्चारण स्पष्ट और रागात्मक होना चाहिए। स्पष्ट का अर्थ है कि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो उस समय किसी शब्द की ध्वनियों का पूरा उच्चारण होना चाहिए। किसी शब्द की कोई ध्वनि ऐसा नहीं हो कि उच्चारण के दौरान वह ध्वनि प्रायः लुप्त सी अनुभव हो। और दूसरा, दो शब्दों के मध्य, दो वाक्यों के मध्य जितना अंतराल होना चाहिए उतना अंतराल रखा जाए, जिससे सुनने वाला व्यक्ति आपकी बात को सरलता से सुन और समझ सके। तीसरी जो चीज इसमें थी, शुद्धता, सर्वमान्यता के साथ स्पष्टता और रागात्मकता। अब यहां रागात्मक होने का क्या अर्थ है? तो रागात्मकता में हम 3-4 तत्वों की बात करते हैं। वे तत्व है, एक तो उचित विराम, साथ ही उचित आरोह अवरोह, और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण स्वराघात, लय, गति, अनुतान और संगम। इन सब को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करते हुए जो उच्चारण किया जाता है वह उच्चारण कहलाता है रागात्मक उच्चारण। अब ये सारी प्रक्रियाएं क्या है, इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात हमने की परिस्थिति की।
तो इस परिस्थिति की बात हमने भाषा के परिचय के संदर्भ में जब किया था, तब भी हमने बात की थी कि जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपनी शैली का प्रयोग करते हैं, तब हम उस दशा को ध्यान में रखते हैं, उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हैं जिस व्यक्ति के साथ जिस परिस्थिति में बात की जा रही है। जैसे जब कोई व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, व्यग्र है, तो उस समय हम जब उससे बात करते हैं तो हमारी भाषा जो है वो सहानुभूतिपूर्ण होती है। जब कोई व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न है, उत्साह में है और हम उसके उत्साह को अनुभव कर पा रहे हैं, तब हमारी भाषा भी उत्साहजनक होती है, शैली उसके अनुरूप होती है, उसी के अनुरूप हम उसमें शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे किसी व्यक्ति के पीड़ा के समय में, कष्ट के समय में जो शब्द होंगे हमारे, वे संवेदना युक्त शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिससे उस व्यक्ति को साहस मिले, संबल मिले। और जब कोई व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न है, उत्साह में है, किसी सफलता को अर्जित किया है, तब हमारे शब्द भी उत्साहपूर्ण होते हैं, बधाई युक्त शब्द होते हैं। तो शब्दों का प्रयोग और शैली का प्रयोग ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो परिस्थिति के अनुसार शब्द और शैली का चयन, ये पहली दशा। इसकी बात हमने पहले भी की। जैसे यदि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है और यदि हम उसके परिजनों के पास जा रहे हैं उस पर संवेदना व्यक्त करने के लिए, तो हमारे शब्द कैसे होंगे? संवेदना युक्त होंगे। ऐसे शब्द जो उस व्यक्ति को संबल दे सके, ऐसे शब्द जो उस दुख की घड़ी में, वेदना की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में उसे कुछ संतुष्टि दे सके। जबकि वही व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जिसने कोई बहुत अच्छी सफलता अर्जित की है, तो उसके साथ वैसे सांत्वना भरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो शब्द और शैली। दूसरा है उचित विराम। तो देखिए, विराम वास्तव में जो विराम चिन्हों की हम बात करते हैं, तो दो शब्दों के मध्य, दो वाक्यों के मध्य जो आवश्यक विराम होना चाहिए, यदि उसका प्रयोग ठीक से नहीं किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है ना। और इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण, आपने कई बार इसका उल्लेख सुना है। रोको मत, जाने दो। अब यहां हमारा जो भाव है, हमारी जो मनोदशा है, हम जो सोच रहे हैं, हमारे जो विचार हैं, उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए जिस स्थान पर विराम होना चाहिए, वहीं पर विराम आने पर भाव सही तरीके से प्रकट होंगे, है ना। यदि हम कहें रोको मत, जाने दो, इसका अर्थ हम उस व्यक्ति को रोकना चाहते हैं। और यदि हम कहें रोको मत, जाने दो, अर्थात हम उस व्यक्ति को जाने दे रहे हैं। कहने का अर्थ यह कि शब्दों के मध्य उचित विराम होना चाहिए। एक ही वाक्य के शब्दों के मध्य जहां आवश्यकता है वहां पर्याप्त विराम होना चाहिए। यदि विराम सही नहीं है तब वहां मनोदशा की अभिव्यक्ति में बाधा होगी। दूसरा जो तथ्य था, आवश्यक आरोह अवरोह। आरोह अवरोह का अर्थ है उच्चारण के समय जो उतार चढ़ाव जो आते हैं, जिसे हम अनुतान भी कहते हैं। आरोह अवरोह का अर्थ है कि जब आप उच्चारण करते हैं तो सभी शब्द, सभी वाक्य एक समान स्तर पर नहीं बोले जा सकते। कभी कभी आवश्यकता होने पर ध्वनि को थोड़ा बढ़ाया जाएगा, गति को थोड़ा बढ़ाया जाएगा, और आवश्यकता होने पर ध्वनि प्रबलता को, गति को वापस कम किया जाएगा। तो ये आधिक्य की जो दशा है वह आरोह कहलाएगी। उसे धीरे करने की जो दशा है वह क्या कहलाएगी? अवरोह। तो भाषा में ये जो आरोह अवरोह है ये अभिव्यक्ति को रोचक बनाते हैं, ये अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाते हैं, क्योंकि एक समान स्तर पर काम में ली गई भाषा, एक समान स्तर पर की गई अभिव्यक्ति को नीरस बनाती है, जबकि आरोह और अवरोह युक्त अभिव्यक्ति को सरस बनाती है। तो जहां आवश्यकता हो ध्वनि प्रबलता, ध्वनि की, शब्दों की गति बढ़नी चाहिए, और जहां आवश्यकता हो शब्दों की प्रबलता, शब्दों की गति क्या होनी चाहिए? घट जानी चाहिए। इसे कहा जाता है
आरोह और अवरोह। फिर आता है स्वराघात। जिसे बलाघात भी कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में या शब्द में किया जाता है तो किसी शब्द की ध्वनि या वाक्य के किसी एक शब्द पर दिया जाने वाला विशेष बल बलाघात कहलाता है। विशेषकर शब्दों में यह अत्यधिक प्रभावी है। किसी शब्द की ध्वनि पर, किसी शब्द की किसी ध्वनि पर, किसी एक प्राय ध्वनि विशेष पर ही होता है। ध्वनि पर दिया जाने वाला बल बलाघात या स्वराघात कहलाता है। अब यह बलाघात या स्वराघात जो है, यह शब्द को स्पष्ट बनाने में सहायक है। जो हम आरोह अवरोह की बात कर रहे हैं उसके लिए भी बलाघात सहायक होता है। बलाघात प्रायः शब्द की मध्य ध्वनि या दीर्घ ध्वनि पर लगता है। प्रायः शब्द की मध्य ध्वनि अथवा उसकी दीर्घ ध्वनि पर लगता है। ठीक, जैसे हम कोई शब्द कहते हैं, शब्द है मान लीजिए मनोज, मतलब एक तो से सामान्य रूप में मनोज या मनोज, तो यहां न की जो ध्वनि है, जहां दीर्घ स्वर है तो इस न पर बल आएगा, इसे मनोज नहीं मनोज कहा जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे शब्द को है प्रकार, जहां क के साथ आ की ध्वनि है, या विशेषकर ऐसी ध्वनियां जहां शब्दों में ध्वनियों को, केवल मात्राओं को ध्वनि से ही चिन्हित करना संभव हो, जैसे किला, कीला। अब यहां देखिए बलाघात में अंतर आया तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा। जैसे इन दोनों में से जिस शब्द का प्रयोग करना है उसके अनुरूप बलाघात होना चाहिए। इसमें किला, ये कीला। जैसे ही क के साथ जो ध्वनि है उसमें लगाए गए बल में अंतर आया तो शब्द बदल जाएगा। यदि हम कहें किला, अर्थात हम दुर्ग की बात कर रहे हैं, और कीला यानी बड़ी कील की बात कर रहे हैं, तो इस स्वराघात से, बलाघात से शब्दों के अर्थ प्रभावित हो जाते हैं। या जैसे हम कहें सूना और सुना, चूकना और चुकना। अब यदि कहें यह बात सुनी हुई है, तो सुना जो शब्द है, सुनी जो शब्द है, यह तो निर्जन क्षेत्र की बात कर रहा है कि वह क्षेत्र सुना था, निर्जन क्षेत्र था। और सुना, यह सुनना क्रिया का रूप है। यदि यहां स के साथ बलाघात में अंतर आया तो अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार चूकना यानी शेष रह जाना, पीछे रह जाना ना, कि मैं यह मौका चूक गया। और चुकना जो है इसका अर्थ हो जाएगा समाप्त हो जाना। हम कहें कि वह
चूक गया, इसका मतलब अवसर जो था या वह कार्य जो था उसे पूरा नहीं कर पाया, वह कार्य उसने अपूर्ण रख दिया। और हम कहें कि वह चूक गया, मतलब समाप्त हो गया है। तो शब्द के साथ बलाघात जो होता है उससे शब्द में स्पष्टता आती है और साथ ही शब्दों के अर्थ भी व्यवस्थित रहते हैं। तो बलाघात का प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता है। बलाघात के बाद जो चीज आती है लय, गति, अनुतान और संगम। तो लय का अर्थ है कि जिस शैली में उच्चारण किया जाता है एक प्रकार से। लय को हम सरल शब्दों में कहें तो लय क्या है, वह शैली है, या यूं कहें तरीका है। जिस प्रकार जब कोई गीत गाया जाता है तो उसकी एक विशेष लय होती है और उसी विशेष लय में गाने पर वह गीत मधुर लगता है। अब ये लय उस गीत के शब्दों और गीत जिस परिस्थिति के लिए गाया जा रहा है उस पर निर्भर करती है। तो ठीक उसी प्रकार जिस स्थिति के लिए शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है आपकी लय भी उसके अनुरूप होनी चाहिए। जैसे जब हम किसी व्यक्ति के पास बहुत उत्साह से जा रहे हैं, कोई बड़ी प्रसन्नता की बात बताने जा रहे हैं, तब हमारी लय अत्यधिक तीव्र होती है। अरे अरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बहुत तीव्र बोलने लगते हैं, अचानक गति बढ़ी सी अनुभव होती है। लेकिन ये जो तीव्र गति है इसके साथ जो लय होती है, वो बधाई शब्द में जो खनक होती है वो बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को कोई ऐसा समाचार देना चाहते हैं, ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो थोड़ा अप्रिय समाचार हो, तब हम उसे बड़े धैर्य से बताते हैं कि भाई साहब एक बात कहनी थी, अत्यंत गंभीर बात है। तो यहां क्या है, आपने अपनी लय बदली है। तो ये जो परिस्थिति के अनुसार हम जब शब्दों की गति और उच्चारण का जो प्रवाह है, उच्चारण का प्रवाह, उसे जब नियंत्रित करते हैं, उसे मुक्त छोड़ देते हैं, उसे नियंत्रित कर लेते हैं, वह क्या है, लय है। और आपकी लय आपके मनोभाव को बता देती है। जब हम किसी गंभीर बात को कर रहे होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी लय से समझ जाता है कि आदमी, सामने वाला जो व्यक्ति बात हमसे कर रहा है, हम जिस व्यक्ति से बात करें वह ये जान जाता है कि अत्यंत गंभीर विषय है और मुझे इसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, या निश्चित रूप से यह कोई ऐसा समाचार लाया है जो मुझे या इसे स्वयं को अप्रिय है। उसका अनुमान किससे लगता है, इस लय से। गति हम जानते हैं, शब्दों को बोलने की जो प्रति मिनट हम जो शब्द कहते हैं वह उसकी गति है। यूं कहें, एक श्वास में बोली गई ध्वनियां, या सरल शब्दों में कहें कि प्रति मिनट बोले गए शब्द। तो गति नियंत्रित होनी चाहिए, न तो बहुत अधिक हो गति, इतना तेज भी नहीं बोला जाए कि सामने वाले व्यक्ति को सुनने में कठिनाई हो, और इतनी कम गति से भी नहीं बोला जाए कि आपकी अभिव्यक्ति अनावश्यक रूप से बाधित हो। मतलब गति इतनी ही हो कि श्रोता आपकी बात को सरलता से समझ ले और आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से श्रोता तक पहुंचा दें। अब जो दो नई चीजें आपके सामने आई है, अनुतान और संगम। अनुतान कुछ आरोह अवरोह का ही रूप है कि भाषा को बोलते समय आने वाला उतार चढ़ाव अनुतान कहलाता है। तो भाषा को बोलते समय ध्वनि प्रबलता में
अर्थात आवाज कितनी तेज निकल रही है। प्रबलता में आने वाला उतार चढ़ाव अनुतान कहलाता है। ठीक, अब यह अनुतान क्या करता है? यह अभिव्यक्ति की लय को नियंत्रित करता है, यह अभिव्यक्ति की गति को नियंत्रित करता है। यह जिस आरोह अवरोह की बात हम कर रहे हैं उस आरोह अवरोह को नियंत्रित करता है। तो अनुतान संक्षेप में कहें तो लय, गति और आरोह अवरोह का जो मिश्रण है वह अनुतान है। और अब आता है हमारा संगम। संगम का सामान्य अर्थ जो हम कहते हैं मिलना। तो किसी वाक्य के दो शब्दों या किसी शब्द की दो ध्वनियों के मध्य आने वाला विराम या उनका जो मेल है उसे संगम कहते हैं। मेल का अर्थ यहां निकटता से है कि शब्द की दो ध्वनियों या वाक्य के दो शब्दों के मध्य जो निकटता होनी चाहिए उस निकटता को संगम कहते हैं। किसी शब्द की दो ध्वनियों या वाक्य के दो शब्दों के मध्य की निकटता या कहीं कहीं इसके स्थान पर शब्द आपको अंतर भी मिलेगा, अंतर को संगम कहते हैं। ठीक, अब ये संगम क्या है? संगम शब्द और वाक्य के अर्थ और भाव को प्रभावित करता है। यह वाक्य या यूं कहें शब्द जो भी है उसके अर्थ को प्रभावित करता है। विशेषकर ध्यान रखें, बलाघात और संगम ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो अर्थ को प्रभावित करते हैं। बाकी जैसे अनुतान है, आरोह अवरोह है, लय है, गति है, यह अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक, इनसे अर्थ पर प्रभाव बहुत कम होता है। ये विशेष अंतर कहां रखते हैं? अभिव्यक्ति पर। जबकि स्वराघात या बलाघात जिसे हम कहें और संगम ये दोनों अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो संगम कैसे करेगा? जैसे एक शब्द है हमारे जलसा और एक इसी का समान शब्द जलसा। तो यहां देखिए ल और स जो दो ध्वनियां हैं इनके मध्य अंतर या निकटता से क्या प्रभाव हो रहा है? यदि ये दोनों ध्वनियां निकट है तो जलसा का अर्थ होता है उत्सव, और जलसा यानी जल के समान। तो यहां जो ये अंतर की जो बात है इस अंतर को कहा जाता है संगम। तो यदि यह संगम ठीक नहीं है तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार वाक्य में बात करें तो वह घोड़ा गाड़ी पर बैठा है। कि वह घोड़ा गाड़ी पर बैठा, तो हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वह घोड़ा गाड़ी पर बैठा है। लेकिन यदि यहां संगम ठीक नहीं है
तो हम कहेंगे कि वह घोड़ा गाड़ी पर बैठा है। वह घोड़ा गाड़ी पर बैठा। बात किसकी कर रहे हैं हम? घोड़े की बात कर रहे हैं। पहली पंक्ति में बात हो रही है एक व्यक्ति की, और यहां बात हो रही किसकी? एक घोड़े की। अंतर किस कारण से आया? यहां इन दोनों शब्दों के मध्य जो संगम है, इस संगम ने इस अर्थ को प्रभावित किया। तो शब्द के मध्य की दूरी, शब्द के मध्य की निकटता, और वाक्य में किसी शब्द के मध्य की निकटता, एक शब्द की दो ध्वनियों के मध्य की निकटता, या वाक्य में दो शब्दों के मध्य की निकटता वाक्य के अर्थ को प्रभावित करती है। तो भाषा में उच्चारण का अर्थ क्या हुआ? कि ऐसा उच्चारण जो शुद्ध हो, स्पष्ट हो, सर्वमान्य हो और रागात्मक हो। जिस उच्चारण में परिस्थिति के अनुसार शब्द हो, जिसमें उचित विराम का ध्यान रखा गया हो, जो उचित आरोह अवरोह के साथ कहे गए हो, जिस भाषा में स्वराघात, लय, गति, अनुतान, संगम आदि का ध्यान रखा जाए, ये सारे गुण जब मिलेंगे तो इन सभी गुणों से युक्त जो तत्व होगा, उस तत्व को कहा जाएगा उच्चारण। तो इन सभी विशेषताओं से हम ये समझ सकते हैं कि भाषा के संदर्भ में जब बात करें तो उच्चारण अत्यंत विशिष्ट वस्तु है, उच्चारण अत्यंत विशिष्ट तत्व है। और जैसा हमने शुरू में बात की थी कि यह अभिव्यक्ति का पहला चरण है। श्रवण में बालक अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर रहा है, जबकि यहां बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है, और इसलिए यह उच्चारण कौशल सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमारे उच्चारण की बात कर रहे हैं, परिचय, इतना तो उच्चारण का परिचय हुआ है। अब देखिए, अब इसमें उच्चारण में और कौन सी बातें महत्वपूर्ण है जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो ये कि उच्चारण का जो अभ्यास है, ये कब तक करवाएं, कब से आरंभ करें? तो उच्चारण का अभ्यास बालक को प्रथम कक्षा में ही करवाना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पहली कक्षा के 6 माह तक केवल उच्चारण का अभ्यास करवाना है। पढ़ना और लिखना जो कौशल है, ये 6 माह के बाद, पहले 6 माह केवल श्रवण उच्चारण, श्रवण और उच्चारण, अर्थात बालक को केवल उच्चारण का अभ्यास करवाना है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बालक या हम जैसा सुनते हैं ठीक वैसा ही बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम पढ़ते हैं, और जैसा हम पढ़ते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। अर्थात ये सभी कौशल एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में आश्रित है। और यदि श्रवण में शुद्धता है तो उच्चारण में भी शुद्धता होगी। उच्चारण में यदि शुद्धता है तो बालक जब पाठ पढ़ेगा तो उस पठन में भी शुद्धता रहेगी, और यदि हमने पढ़ा शुद्ध है तो लेखन में भी शुद्धता रहेगी। तो जब पहली कक्षा में बालक आया तो पहले 6 माह तक केवल उच्चारण का अभ्यास करवाना है। इस दौरान पठन और लेखन कार्य आरंभ नहीं करना है ना। इस समय क्या करना? बालक को केवल संभाषण ही सिखाना है। संभाषण का मतलब केवल बोलना ही सिखाना है कि बस बोल, और बोलने का अर्थ जो उच्चारण जो है कैसा करना है? शुद्ध, स्पष्ट, सर्वमान्य और रागात्मक। तो रागात्मकता में जो गुण थे उन सभी का ध्यान रखते हुए बालक से इसका अभ्यास करवाना है। अब विद्यालय में बालक इसका अभ्यास कैसे करेगा? यहां वही प्रक्रिया काम आएगी कि भाषा कैसे सीखी जाती है? अनुकरण से सीखी जाती है। अर्थात जैसा हमारा उच्चारण है, शुद्ध है, स्पष्ट है, रागात्मक है, तो बालक का उच्चारण भी शुद्ध, स्पष्ट और रागात्मक होगा। इसकी संभावनाएं बहुत अधिक है। और ऐसी दशा में बालक के उच्चारण कौशल को विकसित करने के लिए हमें बहुत कम प्रयास करने पड़ेंगे। और यदि हमारा ही उच्चारण अशुद्ध है जिससे बालक सुन रहा है, तो जब श्रवण अशुद्ध हो रहा है तो उच्चारण भी
अशुद्ध ही होगा। तो इसलिए ध्यान रहे, यहाँ उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है कि बालक जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का उच्चारण कर रहा है, उन्हें उसने शुद्ध रूप में और रागात्मक रूप में ही सुना हो। यह सुनिश्चित करना शिक्षक का दायित्व है। मौखिक कार्य भाषा शिक्षण का आधार है। क्यों? क्योंकि यही भाषा की नींव तैयार करता है। क्योंकि बालक भाषा का प्रयोग करना पहली बार यही आरंभ कर रहा है। इससे पहले बालक भाषा को केवल सुन रहा था। तो भाषा की नींव तैयार कैसे कर रहा है कि बालक इस चरण में स्वयं को अभिव्यक्त करना सीखता है। पहली बात। दूसरा, भाषा की जो सूक्ष्मताएं हैं उनसे परिचय यही होता है। भाषा की सूक्ष्मताओं से परिचय यही होता है। यहां अगर बालक भाषा की सूक्ष्मताएं सीख जाता है तो पढ़ने और लिखने में भी वे सूक्ष्मताएं अनायास ही बालक के व्यवहार में आ जाती है। अब बालक को ये उच्चारण कौशल सिखाना क्यों, उसका महत्व क्या है? तो जैसा हमने बात की, उच्चारण कैसा करवाना है? शुद्ध, स्पष्ट, सर्वमान्य, उचित आरोह, अवरोह, अनुतान, संगम, लय, गति, यति, बलाघात, इन सब का प्रयोग करते हुए बालक को उच्चारण सिखाना है। तो इतनी सारी मेहनत किस लिए करनी है? तो पहला, बिल्कुल सरल सी प्रक्रिया है, पर ये जब प्रश्न जो किए जाते हैं विशेष रूप से कि निम्न में से कौन सा एक कथन उच्चारण कौशल के संदर्भ में सही है या कौन सा एक कथन सही नहीं है, और विशेषकर जैसा हम कुछ परीक्षाओं में देख रहे हैं, अब जो प्रश्न आते हैं एक कथन को लेकर नहीं आ रहे हैं, एक प्रक्रिया से जुड़े हुए 5-6 कथन दिए जाते हैं, या अलग अलग प्रक्रियाओं पर आधारित 5-6 कथन दिए जाते हैं, और फिर प्रश्न किया जाता है कि इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं और कौन कौन से कथन सही नहीं है। तो ऐसी दिशा में हमें इन सारे कथनों को देखना होगा। तो उच्चारण कौशल महत्व क्या है इसका? कि सबसे पहली बात तो शुद्ध उच्चारण भाषा सीखने का प्रमुख आधार है ना, क्योंकि उच्चारण शुद्ध है तभी बालक की भाषा शुद्ध है, और भाषा शुद्ध है तभी विचारों की अभिव्यक्ति प्रभावी रूप से की जा सकती है। शुद्ध उच्चारण से ही अपने भावों की सार्थक अभिव्यक्ति संभव है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक नन्हा बालक है जो तुतला कर बोलता है, तो हम उस बालक की, जैसे 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 3.5 वर्ष का बालक है, जब वह तुतला कर बोलता है तो हमें उसकी आधी से अधिक बातें समझ ही नहीं आती। हम केवल अनुमान लगाते हैं कि क्या कह रहा होगा उसके संकेतों से, उसके हाव भाव से, परंतु कई बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें कोई अनुमान ही नहीं होता कि ये क्या कहना चाहता है। तो वहां अभिव्यक्ति उसकी प्रभावी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका उच्चारण शुद्ध नहीं है, और इसलिए वह अपने भावों को सार्थक रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो सार्थक अभिव्यक्ति नहीं होने के कारण क्या है? उच्चारण की अशुद्धि। तो यहां उच्चारण शुद्धता किस लिए आवश्यक है? ताकि बालक अपने विचारों की सही अभिव्यक्ति कर सके। उसी प्रकार देखिए, शुद्ध उच्चारण से क्या होगा? शुद्ध उच्चारण संप्रेषण को सुगम बनाता है। संप्रेषण का अर्थ है कि जिन 2 पक्ष जो आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो 2 पक्षों में विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। अब हम उस व्यक्ति से बात करना हमें अधिक रुचिकर लगता है जिस व्यक्ति की बात को हम सरलता से समझ सकें, और जो व्यक्ति हमारी बात को सरलता से समझ सके, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की बात को ठीक तरह से समझ सके। और दोनों पक्ष एक दूसरे की बात को ठीक तरह से समझ सकें, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि दोनों पक्ष अपनी बात को सही तरीके से अभिव्यक्त कर सके, अर्थात शुद्ध रूप में और
व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से, सही शब्दों का, सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति हमारी बात को सरलता से समझता है और हम भी उसकी बात को सरलता से समझते हैं। इसी प्रक्रिया को संप्रेषण कहा जाता है। तो यदि दोनों पक्षों की भाषा शुद्ध है, दोनों पक्ष उच्चारण कौशल में कुशल हैं, तो वहां संप्रेषण की मात्रा बढ़ जाएगी। और उच्चारण कौशल बालक की आत्महीनता को दूर कर आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। यह दशा थोड़ी गंभीर दशा है। गंभीर दशा होने का अर्थ है कि यदि कोई बालक है जो अपनी बात को रखना चाहता है और उसका उच्चारण, वह उस उच्चारण कौशल उसमें विकसित नहीं है, तो वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से नहीं कर पाता। और ऐसी दशा में कभी कभी बालक आत्महीनता के शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपनी बात चाहे किसी को कहूं, कोई व्यक्ति मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा है। और उस दशा में बालक कभी कभी आत्महीनता से क्षुब्ध होकर अवसादग्रस्त भी हो जाता है। लेकिन यदि बालक का उच्चारण शुद्ध हो, बालक का उच्चारण सही हो, उच्चारण कौशल उसमें विकसित है, तो उसकी बात को हर व्यक्ति सरलता से समझेगा। और जब उसकी बात को समझा जा रहा है, उसकी बात समझने में सुविधा हो रही है, तो बालक का आत्मविश्वास स्वतः बढ़ जाता है। तो ये 4 दशाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इस उच्चारण कौशल के संदर्भ में। अब देखिए आगे, मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य। जब हम बालक को अभिव्यक्ति का शिक्षण करवा रहे हैं, उच्चारण कौशल सिखा रहे हैं, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो वहां इस प्रक्रिया के हमारे कौन कौन से शिक्षण उद्देश्य हैं, यानी शिक्षण प्रक्रिया में किन किन उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है, उनकी बात करते हैं। इस प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न आने की संभावना अभी अधिक है, क्योंकि अब तक इस प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न नहीं किया गया है। तो देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने के प्रमुख उद्देश्य कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला तो यह उद्देश्य है कि विद्यार्थी शुद्ध, स्पष्ट, स्वाभाविक एवं प्रवाह युक्त वाणी में वार्तालाप करने एवं भाषण करने की क्षमता अर्जित कर सकेंगे। अब देखिए, जब हम कोई पाठ योजना बनाते हैं, पाठ जब बनाते हैं, शिक्षण योजना जब बनाते हैं, तो हम उसमें आरंभ में सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करते हैं। और उन उद्देश्यों की भाषा हम ये रखते हैं कि बालक इस प्रक्रिया में सक्षम हो सकेंगे, बालक विषय वस्तु को समझ सकेंगे, बालक विषय वस्तु को समझकर उसके अनुरूप उत्तर देने में सक्षम हो सकेंगे। तो ये उद्देश्य जो निर्धारित होते हैं, यह भविष्य की संभावनाओं पर आधारित होते हैं, और इसलिए इसकी भाषा भी हम ऐसी ही रखते हैं। देखिए, पहला उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी शुद्ध बोलेगा, उसका उच्चारण कैसा होगा, शुद्ध होगा, स्पष्ट होगा, स्वाभाविक होगा। स्वाभाविक का अर्थ है कि जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी भाषा में बनावटीपन है, उसकी शैली में बनावटीपन है ना। हम देखते हैं ऐसे लोग जो ठीक से किसी भाषा में जब उच्चारण में दक्ष नहीं है या किसी भाषा में दक्ष नहीं है, तो उस भाषा का प्रयोग करते समय प्रायः वे स्वयं को इस प्रकार प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि वे उस भाषा में अत्यंत दक्ष हैं, लेकिन उनके उस व्यवहार से, शैली से हम ये अनुभूत कर लेते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति जो बात कर रहा है, जिस तरीके से बोल रहा है, यह इसकी स्वाभाविक शैली नहीं है। भाषा में, विशेषकर उच्चारण में, अभिव्यक्ति में जितनी स्वाभाविकता होगी, जितना आप सहज भाव से अपने दैनिक व्यवहार के अनुरूप सहजता से जितना बोलते हैं, आपकी भाषा में उतनी ही स्वाभाविकता रहती है, और आपकी स्वाभाविकता श्रोता को हमेशा प्रभावित करती है। उसके साथ प्रवाहपूर्ण वाणी में, अर्थात जितनी गति, आरोह अवरोह आवश्यक है, वे सब उसमें शामिल हो, और उन सभी दशाओं के साथ वार्तालाप करना हो, बात को व्यक्त करना। वार्तालाप का मतलब संप्रेषण, दो पक्षों में बात करनी है, और भाषण का मतलब केवल स्वयं को बोलना है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं में बालक दक्ष हो सकेगा। साथ ही बालक भावानुकूल, आरोह अवरोह, बलाघात और अनुतान का ध्यान रखते हुए
मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। तो ये बलाघात, आरोह अवरोह, अनुतान, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। साथ ही बालक मानक भाषा में सहज भाव से अपनी बात प्रस्तुत कर सके। ये सहजता की बात जो हमने स्वाभाविकता में कही। और सबसे जरूरी चीज कैसी भाषा? मानक भाषा। मानक भाषा का अर्थ जो हमने बात की, सर्वमान्य रूप, वह रूप जो व्याकरण सम्मत हो, वह रूप जो भाषाई नियमों पर आधारित हो, उसी रूप में यदि बोलना ही उच्चारण कौशल है। इसके साथ उचित एवं अवसरानुकूल भाषा शैली का प्रयोग, अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना तथा आत्मविश्वास एवं अपेक्षित हाव भाव सहित बोलने में निपुण हो सकेंगे। अपेक्षित हाव भाव का अर्थ है कि जिस अवसर पर बात कही जा रही है, उस अवसर के अनुकूल जो हाव भाव होने चाहिए उनके अनुरूप बोला जाए। जैसे यदि किसी वीर रस की कविता को अत्यंत मृदु भावों के साथ पढ़ा जाए, जैसे हिमाद्री तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो यहां जो अवसर के अनुरूप जो हाव भाव होने चाहिए वे अपेक्षित है कि वहां ओज गुण के भाव, जैसे हिमाद्री तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो यहाँ जो ओज गुण के जो भाव होने चाहिए वो बालक के चेहरे पर दिखे, वे उसकी वाणी में दिखें। तो अपेक्षित हाव भाव के साथ बोलना सीखिए। ये अपेक्षित हाव भाव इस अवसर के अनुकूल होने चाहिए। फिर जब ये सारी दशाएं होगी कि बालक शुद्ध बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है, स्वाभाविक प्रभावयुक्त वाणी है, बलाघात, अनुतान, आरोह अवरोह, सहजता के साथ अवसर के अनुकूल बोल रहा है, तब इन सारी दशाओं के मिलने पर क्या होगा कि बालक अपने मनोभाव जैसे हर्ष, विषाद, क्रोध, विस्मय आदि को स्वाभाविक एवं भावमय ढंग से अभिव्यक्त कर सकेगा। क्यों? इन सभी भावों को व्यक्त करने के लिए जिस अनुतान की आवश्यकता है, जिस प्रवाह की आवश्यकता है, जिस शब्द की आवश्यकता है, जिस शुद्धता की आवश्यकता है, जिस शैली की आवश्यकता है, यदि वे सब मिल जाएंगे तब बालक की जो अभिव्यक्ति होगी वे उसके भावों को बिल्कुल स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। इसके बाद बालक विभिन्न विषयों पर, चाहे वो कोई विषय हो, सामाजिक विषय हो, साहित्यिक विषय हो, वैज्ञानिक विषय हो, राजनीतिक विषय हो, आर्थिक विषय हो, कोई विषय हो, उस विषय पर आयोजित वार्तालापों और परिचर्चाओं में भाग ले सकेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो जानता है कि मुझे किस विषय पर किस शैली में बोलना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से बोलना है। तो इन सभी विषयों पर वह अपने विचारों को व्यक्त कर सकेगा। इसके अलावा जो अलग अलग मनोदशाएं होती है, अलग अलग परिस्थितियां हैं, जैसे स्वागत, किसी का परिचय, धन्यवाद ज्ञापित करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, संवेदना व्यक्त करना, बधाई देना, ये जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग दशाएं हैं, उन अलग अलग दशाओं के लिए उपयुक्त भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। ये कुल मिला के पूर्व में कही गई बातों का ही सारांश है। पर ये सारे शब्द विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि इनमें से कोई कथन आपको परीक्षा में मिलेगा। इसके साथ विचार अभिव्यक्ति के अवसर पर, जब विचारों की अभिव्यक्ति हो रही, विशेषकर भाषण हो रहा है, वार्तालाप है, संप्रेषण की जो दशा है, उस समय अन्य जो वक्ता हैं उनसे असहमत होते हुए भी, चाहे वह उसके विचारों से सहमत है या असहमत है, दोनों ही दशाओं में, विशेषकर असहमति की बात करें क्योंकि जब हम किसी से असहमत होते हैं तो प्रायः आवेशित हो जाते हैं, और उस आवेश का कारण है कि उसके विचारों के विरुद्ध हमारे तर्कों में वे शब्द नहीं है, हमारे विचारों में वे शब्द नहीं है, उसके विरुद्ध हम विचार ही नहीं कर पा रहे हैं। तो असहमत होते हुए भी प्रतिक्रियाओं को शिष्ट और संयत भाषा में व्यक्त कर सकेंगे। और ध्यान रखें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण दक्षता है बालक में कि बालक जब किसी के विचारों से सहमत नहीं है तब भी अपनी असहमति को बिल्कुल संयत रूप से, बिल्कुल सभ्य रूप से व्यक्त कर सके। ये बालक ही नहीं, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दशा है, क्योंकि जब हम किसी से सहमत नहीं होते
तो प्रायः हमारी प्रतिक्रियाएं अत्यंत तीव्र होती है, अत्यंत आवेगमय होती है, और विशेषकर कब? जब संवाद चल रहा हो, जब परिचर्चा हो रही हो, जब वाद विवाद हो रहा हो, तब इन दशाओं में हम अत्यंत आवेशित हो जाते हैं। जबकि उच्चारण कौशल में दक्ष व्यक्ति प्रायः ऐसी दशाओं में संयत ही रहता है, उसकी भाषा की सभ्यता बनी रहती है। तो बालक को जो उच्चारण हम सिखा रहे हैं, बालक की जो मौखिक अभिव्यक्ति हम विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए ये हमारे प्रमुख शिक्षण उद्देश्य हैं। इन शिक्षण उद्देश्यों के लिए बालक में इस उच्चारण कौशल का या मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास किया जाता है। अर्थात जब हम उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां जब योजना बना रहे हैं, उस योजना में इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपनी योजना का निर्माण किया जाता है और उसी के अनुरूप उच्चारण कौशल विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। अब देखिए, यह उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए हम कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं प्रायः। तो देखिए, उनमें प्रमुख विधियां हैं। एक तो है सस्वर वाचन विधि। जो वाचन करवाया जाए, विशेषकर गीत और कविताओं का जो वाचन है वह सस्वर वाचन ही होना चाहिए। सस्वर वाचन में बालक, विशेषकर गीत और कविताएं जो होती है, ये बालक में लय ताल की समझ, ध्वनि प्रबलता की समझ, परिस्थिति के अनुरूप विचारों को प्रस्तुत करने की समझ, अवसर के अनुरूप विचारों को अभिव्यक्त करने की समझ विकसित करने में सबसे सहायक होती है। इसके अलावा भाषण, बालक को बोलने का अवसर देना। भाषण का अर्थ यहाँ केवल जो भाषण हम गतिविधियां जो करवाते हैं, केवल उस भाषण गतिविधि के संदर्भ में नहीं है। यहाँ भाषण का अर्थ है बोलने का अवसर देना, बालक से अधिक बुलवाना। इसके अलावा वाद विवाद, यद्यपि वाद विवाद प्राथमिक कक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रभावी विधि नहीं है, क्योंकि वहां बालक में वाद विवाद के अनुरूप तर्क करने की दक्षता नहीं होती, परंतु माध्यमिक स्तर पर यह प्रभावी शैली है। इसके अलावा आशु भाषण, ये हम जानते हैं। आशु भाषण विद्यार्थियों को कुछ विषय पूर्व में दिए जाते हैं, फिर उन विषयों को एक अलग अलग पर्चियों पर लिखा जाता है, उन पर्चियों को किसी एक डब्बे में रखा जाता है। बालक मंच पर आकर उसमें से एक पर्ची उठाता है और उसमें जो विषय उसके सामने आता है, बालक को तत्काल उस विषय पर बोलना है। आशु यानी तुरंत, शीघ्र। तो तत्काल उसी क्षण किसी विषय पर भाषण करना, वह कहलाता है आशु भाषण। और फिर है हमारा वार्तालाप। बालक से वार्तालाप की जाए, उससे बातचीत की जाए। बातचीत का विषय ऐसे विषय जो बालक जानता है, या विशेषकर यूं कहें बालक के जो अनुभव है, अनुभवों पर आधारित वार्तालाप की। जब घर से आते हो तो किस रास्ते से आते हो, घर में कितने पशु हैं, कौन कौन से पेड़ देखे, अपने आसपास की जो घटनाएं आपने देखी, उन घटनाओं को सुनाओ। अलग अलग व्यक्तियों के बारे में उसके विचार जानना, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वार्तालाप। वार्तालाप का उद्देश्य यही है कि बालक एक बार बोलना शुरू करे, बालक की झिझक दूर हो, और जब बालक की झिझक दूर हो जाएगी तो ऐसी दशा में उसके उच्चारण और उसकी उच्चारण की दशा को जानना, समझना और उसे विकसित करना हमारे लिए अत्यंत सरल हो जाएगा। तो अब देखिए, बालक में कक्षा के संदर्भ में जब बात करें श्रवण कौशल विकसित करने के लिए ये प्रमुख विधियां अपनाई जाती है। विशेषकर प्राथमिक स्तर पर बात करें तो सर्वाधिक जो प्रभावी विधियां कही जा सकती है, एक तो है सस्वर वाचन और दूसरा है वार्तालाप। तो वार्तालाप में विशेष ध्यान रखें, जिन विषयों पर हम वार्तालाप कर रहे हैं वे एक तो बालक के स्तर का उसमें हमें ध्यान रखना है, बालक के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हमें उससे वार्तालाप करना। यह वार्तालाप शिक्षक शिक्षार्थी के बीच मध्य या शिक्षार्थी के मध्य भी करवाया जा सकता है, जिससे विशेषकर जब दो विद्यार्थियों के मध्य वार्तालाप हो तो बालक प्रायः संकोची नहीं रहता। ऐसी दशा में संभव है बालक, जो हम भाषा बालक को सिखा रहे हैं उसके साथ बालक की मातृभाषा के अंश भी आए। तब हमारा यह दायित्व है कि बालक की अभिव्यक्ति पूर्ण होने के उपरांत उसे यह बताया जाए कि वहां उसे किन किन शब्दों का प्रयोग करना है, अर्थात मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर द्वितीय भाषा के किन शब्दों का प्रयोग उसे करना है। यहां पर
एक और प्रवृत्ति जो हम बात कर रहे हैं, एक और प्रक्रिया भाषा प्रयोगशाला, यह भी बालक के उच्चारण कौशल को विकसित करने में ही प्रभावी है। इस प्रक्रिया में यंत्रों के माध्यम से उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है। यद्यपि भाषा प्रयोगशाला एक स्वतंत्र शिक्षण विधि है, जिसकी चर्चा हम शिक्षण विधियों के साथ करेंगे, आधुनिक शिक्षण विधि है, परंतु भाषा प्रयोगशाला उच्चारण कौशल को विकसित करने में अत्यंत प्रभावी है। और इस विधि में बालक अपने प्रयासों से ही भाषा सीखता है, अपने प्रयासों से ही उच्चारण को शुद्ध करता है। वहां बालक स्वयं अपने उच्चारण को सुनता है, अपने उच्चारण के दोष स्वयं खोजता है और उस उच्चारण के दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। तो यह अत्यंत प्रभावी विधि है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है। तो यहां प्राथमिक स्तर पर उपयोगी विधियों में सहस्वर वाचन विधि और वार्तालाप विधि यह सर्वाधिक प्रभावी है। इनके बाद भाषण भी एक प्रभावी विधि है, जहां बालक को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाए। भाषण का अर्थ, जो हमने पहले बात की, कि किसी विषय पर विस्तार पूर्वक व्याख्या करना नहीं है। बालक के संदर्भ में भाषण का अर्थ है किसी विषय पर जैसा वो सोचता है, जैसा उसने देखा है, उस वस्तु को देखकर उसका वर्णन करना, किसी चित्र को देखकर कि उसमें क्या दिख रहा है ना। जैसे इस वार्तालाप में हम एक और प्रक्रिया प्रश्नोत्तर भी जोड़े जा सकते हैं ना, जिसमें बालक को कोई चित्र दिखाया जाए, कोई प्रक्रिया दिखाई जाए और उस पर आधारित प्रश्न किए जाए कि यहाँ चित्र में क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं, यह कार्य कैसे किया जाता है। जैसे आपने देखा हो कई जो प्राथमिक कक्षाओं की जो पुस्तकें हैं, विशेषकर भाषा की, हिंदी की, जो पहली कक्षा की पुस्तक, उसमें आप देखें तो पहला जो पृष्ठ है, पहला जो पाठ है, वहां केवल एक चित्र बना होता है, किसी मेले का, किसी वन का, और उसमें विभिन्न दृश्यों के चित्र होते हैं, विभिन्न लोगों के, विविध पशु पक्षियों के, वृक्षों के चित्र होते हैं। और उस चित्र को देखकर बालक से प्रश्न किए जाते हैं, इस चित्र में देखकर बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। पेड़ दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, जानवर दिख रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्या आपने यह कार्य होते हुए देखा है, यह कार्य किस तरह से किया जाता है। इस तरह के प्रश्न जो हैं, यह वार्तालाप को सुगम बनाते हैं। तो इस वार्तालाप की प्रक्रिया के लिए चित्रों की सहायता भी ली जाती है। और ये जो शैली है, विशेषकर वार्तालाप और सहस्वर वाचन, यह बालक के उच्चारण और उसकी मौखिक अभिव्यक्ति, इन दोनों के लिए अत्यंत प्रभावी। यद्यपि ध्यान रहे, उच्चारण और मौखिक अभिव्यक्ति दोनों एक दूसरे पर आश्रित तत्व है ना। बालक का उच्चारण ही उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का आधार है। तो मौखिक अभिव्यक्ति कुछ सीमा तक स्वतंत्र विषय होते हुए भी पूरी तरह से उच्चारण कौशल पर निर्भर है। इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया की चर्चा इसी प्रक्रिया के साथ, उच्चारण कौशल के साथ ही कर रहे हैं। अब इस उच्चारण कौशल के लिए, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए कक्षा में इन विधियों को अपनाने के अतिरिक्त कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती है, किस प्रकार से कक्षा में शिक्षण करवाया जाए, कौन सी गतिविधियां करवाई जाए जिनसे बालक उच्चारण में दक्ष हो सके, बालक को उच्चारण में कौन कौन सी सामान्य समस्याएं आती है, उनका समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए, शिक्षक को बालक का उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, इन सभी विषयों पर हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे ना। अन्यथा कक्षा का आकार बड़ा हो जाएगा और दीर्घ अवधि की कक्षा को लगातार पढ़ना कक्षा को थोड़ा नीरस बना देता है ना। तो इसका जो शेष भाग है उस पर हम कल चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जो विषय वस्तु हमने 2 दिन में पढ़ी है उसका दोहरान करें, उसे समझने का प्रयास करें और शेष चर्चा के लिए कल निर्धारित समय पर कक्षा में उपस्थित हों।